अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। हमारे मुआशरे में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है। हमारे मुल्क में ख़वातीन का बहुत एहतराम किया जाता है, वो बहुत महफूज हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। ये सिर्फ हमारा ख्याल है, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। हक़ाइक़ हमें झंझोड़ कर बार बार सच बताते हैं, मगर हम एक के बाद एक नया झूठ ईजाद कर लेते हैं। भूल जाते हैं कि एक औरत बीवी है, बहन है, बेटी है, दोस्त है, प्रोफेशनल है और आज़ाद है। ज़ाती जागीर नहीं है। किसी खातून के साथ कोई जुर्म हो जाए तो उसी की विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी जाती है। मगर गुज़िश्ता दिनों में होने वाले 3 वाक़यात एक ऐसा आईना है जो हमें हमारा भयानक चेहरा दिखाता है। अब फैसला हमने करना है कि आईने को बुरा भला कहना है या अपना चेहरा बेहतर करना है, क्योंकि इन तीनों वाक़यात में हर उस सवाल और हर उस एतराज़ का जवाब मौजूद है जो विक्टिम ब्लेमिंग के लिए उठाया जाता है। हिना जावेद ने सब घर वालों की मर्जी और रज़ा से शादी की और शौहर ने उसे कत्ल कर दिया। हिना ज़रीफ ने घर वालों की मर्जी के ख़िलाफ़ शौहर से खुला ले ली तो बाप ने उसकी हिफाजत का वादा करके उसे ही कत्ल कर दिया। और आयशा गिला मीना ने आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया तो भाई और बाप ने इस मुल्क की आज़ादी के दिन उसे कत्ल कर दिया, यानी 14 अगस्त के दिन उसे कत्ल कर दिया गया। फिर आयशा गिला मीना का बाप बेटी को कत्ल करवाकर खुद मुद्दई बनकर थाने पहुंच गया। अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया और बाद में पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि आयशा गिला मीना पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसके बाप और भाई ही थे। पुलिस ने आज गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया और अदालत ने 2 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि मुकदमे में नामजद मकतूला के वालिद, भाई और चचा को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरे वाक़े में हिना ज़रीफ मुल्क के कानून के मुताबिक अपने शौहर से खुला ले चुकी थी, मगर उसके घर वाले इस बात से नाखुश थे और हिना ज़रीफ लाहौर से इस्लामाबाद अपने वालिद के घर आने को तैयार नहीं थी खुला के बाद, क्योंकि उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा। मगर वालिद ने यकीन दहानी कराई कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा और ना ही नुकसान पहुँचाया जाएगा, और उसने अपने बाप की बात पर यकीन कर लिया। और फिर 13 अगस्त को हिना ज़रीफ के वालिद का बयान हल्फी सामने आया। साथ ही हिना ज़रीफ की वीडियो भी सामने आई जिसमें बाप की मौजूदगी में उसे यकीन दहानी कराई जा रही है कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। हिना, आप आज मोरखा 13 अगस्त 2026 को अपने वालिद साहब के साथ जा रही हो, ठीक है। जो स्टाम्प पेपर में हमने शराइत लिखवाई है उन शराइत के मुताबिक, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको कोई मारेगा नहीं, कोई तशद्दुद नहीं करेगा, कोई जो आपकी जबरदस्ती दोबारा शादी नहीं करवाएगा, ठीक है। उला इसकी हो गई है, ठीक है। बाकी ये घर से सिर्फ इसलिए आई थी, इसका किसी पे कोई इल्जाम तराशी नहीं है कि मुझे किसी ने, इसका यही था कि मेरा शोहर मुझे मारता था और मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते थे, इसलिए मैं आई हूँ, ठीक है। और फिर हिना ज़रीफ लाहौर से इस्लामाबाद अपने बाप के घर आ गई और फिर बाप ने उसका कत्ल कर दिया। तीसरा वाक़या है हिना जावेद का, जिसे 20 अगस्त को रावलपिंडी में अपने ही शौहर ने अपने ही मुलाजिम के साथ मिलकर अपने ही घर में कत्ल कर दिया और फिर कॉल करके मकतूला के भाई को बुलाया, जिसने खुद वो दर्दनाक मंजर देखा और बताया कि उसकी बहन की लाश बाथरूम से मिली। इसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरे पर कपड़ा था और मुंह से झाग और खून बह रहा था। भाई ने FIR में बताया कि हिना जावेद का शौहर फैसल असगर माजी में भी उस पर तशद्दुद करता रहा था और ये उसकी दूसरी शादी थी, जबकि पहली बीवी से तलाक की वजह भी अजियतें ही थीं। अहम बात यह है, फैसल असगर के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने दौरान तफ्तीश तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार की खबर के मुताबिक गिरफ्तार मुलाजिम ने हिना जावेद का गला घोंटने और उसे तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। गिरफ्तार मुलाजिम ने बताया कि मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान मुझे बुलाया गया। झगड़े के दौरान हिना जावेद ने भागने की कोशिश की, मगर खातून को मैंने और फैसल ने पकड़ा तो उसने मज़ाहमत की, जिस पर गला दबा दिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस को मकतूला के ससुर की कॉल आई थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस घर पहुंची तो हिना जावेद की लाश बाथरूम में शावर से बंधी हुई मिली। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तय्युन नहीं हो सका। मौत की वजह का तय्युन करने के लिए लाश से हासिल सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। यानी एक शादीशुदा खातून को अपने ही घर में शौहर ने मार दिया। एक अपनी मर्जी से खुला लेने वाली खातून को उसके बाप ने मार दिया, हालांकि खुद कहा था कि उसे वो महफूज रखेगा। एक अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की को, टिकटॉकर को, अपने ही भाई और बाप ने मरवा दिया। समाजी तंजीम साहिल ने साल 2026 के इब्तिदाई 6 माह में ख़वातीन के खिलाफ होने वाले वाक़यात पर रिपोर्ट तैयार की है। साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 6 माह में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के
3,172 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के इब्तिदाई 6 माह में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 3,958 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। 2026 के पहले 6 माह में सबसे ज़्यादा 644 केसेस कत्ल के थे। 514 ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 462 अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 363 केसेस में ख़वातीन ने खुदकुशी की थी, जबकि 280 रेप के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। इसके अलावा 175 ख़वातीन ज़ख्मी हुई। 132 केसेस ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर कत्ल के रिपोर्ट हुए। मुतासरा ख़वातीन की उम्रों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा 334 केसेस 21 से 30 साल की ख़वातीन के थे। 306 केसेस 11 से 20 साल की उम्र की लड़कियों के थे, जबकि 71% केसेस में मुतासरा ख़वातीन की उम्र ही दर्ज नहीं की गई। अब बात करते हैं ख़वातीन को निशाना बनाने वालों की। रिपोर्ट के मुताबिक 27% मुल्ज़िमान मुतासरा ख़वातीन के जानने वाले थे। 844 केसेस में मुल्ज़िमान रिश्तेदार थे, जबकि 763 केसेस में मुल्ज़िमान अजनबी थे। 405 केसेस में ख़वातीन का अपना शौहर मुल्ज़िम था। 632 केसेस में यह दर्ज ही नहीं किया गया कि मुजरिम कौन थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम कहाँ हुए। 54% वाक़यात मुतासरा ख़वातीन के अपने घरों पर हुए। 25% केसेस में जाए वक़ुआ का जिक्र नहीं किया गया, जबकि 21% वाक़यात दीगर मकामात पर हुए। सूबों के एतबार से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा रहा। पंजाब से 2,352 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध से 554 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा से 180 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बलूचिस्तान से 48, इस्लामाबाद से 30, आज़ाद कश्मीर से 5 और गिलगित बल्तिस्तान से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। यानी मजमूई केसेस का तकरीबन 74% पंजाब से रिपोर्ट हुआ। पुलिस के पास केसेस के इंदराज की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक 76% केसेस पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए, जबकि 726 केसेस रजिस्ट्री नहीं हुए। 21 केसेस में पुलिस रजिस्ट्रेशन का जिक्र ही नहीं था। तशवीशनाक बात यह है कि आदाद शुमार रिपोर्ट होने वाले केसेस की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं, मगर बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। और यही वजह है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात की असल तादाद उन आदाद शुमार से कहीं ज़्यादा होने का ख़दशा है। नाज़रीन, चंद माह पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 के इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 2025 में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 माह में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 6,543 वाक़यात रिपोर्ट हुए, यानी औसतन रोज़ाना तकरीबन 20 से ज़्यादा ख़वातीन तशद्दुद का शिकार हुई। इनमें से 78% वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट हुए और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि 60% वाक़यात ख़वातीन के अपने घरों में हुए, यानी वो जगह जहाँ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए वही जगह उनके लिए खौफ की और तशद्दुद की अलामत बन गई। रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 में 470 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। 470, यानी हर रोज़ एक से ज़्यादा खातून इस मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। इनमें 189 केसेस पंजाब से आए, 126 सिंध से, 116 खैबर पख्तूनख्वा से, 29 बलूचिस्तान से और 10 गिलगित बल्तिस्तान से रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं। सोचिए कितने केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। इसी रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू तशद्दुद के नतीजे में 1332 ख़वातीन कत्ल कर दी गई, यानी अपने ही घरों में कत्ल कर दी गई, अपने ही लोगों के हाथों कत्ल कर दी गई, और 2912 ख़वातीन जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुई। अब जिनसी तशद्दुद की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में 3815 रेप के केसेस सामने आए। तकरीबन रोज़ाना 10 से ज़्यादा ख़वातीन रेप का शिकार हुई। सिर्फ यही नहीं, 983 गैंग रेप के केसेस रिपोर्ट हुए, यानी रोज़ाना तकरीबन 3 ख़वातीन गैंग रेप का शिकार हुई। और ये तादाद सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की है। रिपोर्ट में 69 कस्टोडियल सेक्शुअल असॉल्ट के वाक़यात भी दर्ज हैं, यानी वो जगह जहाँ कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है वहाँ भी ख़वातीन महफूज नहीं हैं। यही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया भी ख़वातीन के लिए महफूज नहीं रही। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को 2586 साइबर हरासमेंट रिपोर्ट्स मौसूल हुई। इस रिपोर्ट में एक और हकीकत भी सामने आई कि पाकिस्तान को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 148 में से 145वां नंबर मिला है। अगर आपको ये इल्म है कि आपका कोई भी जानने वाला, कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कुलीग, पड़ोसी, कोई भी अपनी बहन, बीवी, माँ, बेटी, दोस्त या किसी भी रिश्तेदार खातून के साथ बदसलूकी या उसे टॉर्चर करता है और आप खामोश रहते हैं या आप ये सोचते हैं कि ये उनके घर का मसला है, उनका ज़ाती मामला है, आपका इसमें कुछ कहना नहीं बनता, तो आप भी इस जुर्म में शरीक हैं। अगर बतौर फैमिली मेम्बर आपके लिए यह काबिल बर्दाश्त है कि आपकी बहन, बेटी टॉर्चर और बदसलूकी बर्दाश्त करे, मगर एक अब्यूज़िव शादी को ख़त्म ना करे क्योंकि उससे आपकी इज़्ज़त मुतासिर हो जाएगी, तो आप भी इस जुर्म में शरीक हैं। और अगर हम सब
किसी खातून को उसके तलाक याफ्ता स्टेटस की वजह से किसी भी लम्हे में ये एहसास दिलाते हैं कि वो किसी भी तरह किसी शादीशुदा या कंवारी लड़की से मुख्तलिफ या कमतर है, तो हम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि एक अब्यूज़िव और पेनफुल शादी में ज़बरदस्ती रहने से उस शादी को ख़त्म करना बेहतर है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 34% शादीशुदा ख़वातीन को अपने शौहर के हाथों फ़िज़िकल, सेक्शुअल या फिर इमोशनल वायलेंस का सामना करना पड़ा। 34% ख़वातीन को। और ये कहना छोड़ दें कि ये औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना ख्याल रखे, नहीं, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद को कंट्रोल करे। और ये समझना भी छोड़ दें कि ये सब अब हो रहा है, नहीं, झूठी अना और इज्जत के नाम पर यह हमेशा से हो रहा है। औरत को कंट्रोल करने में नहीं, उसकी आज़ादी में और ख्वाहिशात का एहतराम करने में इज्जत भी है और मर्दानगी भी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 4 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद मीर रज़ा अली केस में पुलिस की तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, लेकिन केस में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा अली की फैमिली की मर्जी के बगैर केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है, लेकिन फैमिली ने सिंध हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था और इसके खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। साथ ही मुतालबा किया कि केस की तहकीकात के लिए वफाकी इदारों की शमूलियत के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन में जज भी उसी पुलिस से काम लेगा जिसकी 2 इन्वेस्टिगेशन टीम्स इस केस को हल करने में भी नाकाम हुई हैं और उनके किरदार पर भी सवाल उठ रहा है और बार बार उठ रहा है। 2 दिन पहले सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी थी और साथ ही सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट को खत लिखा था ताकि चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जुडिशल कमीशन के लिए हाईकोर्ट के किसी जज को नामजद कर दें। और आज सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस उमर सियाल को मीर रज़ा अली केस के जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आम बात यह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से तहकीकात के लिए 4 TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए गए हैं और तहकीकात मुकम्मल करने के लिए जुडिशल कमीशन को इब्तिदाई तौर पर 30 दिन का वक्त दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे गए खत के मुताबिक पहला TOR यह है कि जुडिशल कमीशन मीर रज़ा अली की मौत का बाइस बनने वाले और इसके इर्द गिर्द होने वाले तमाम असल हक़ाइक़ और हालात का जायज़ा लेगा। दूसरे TOR के मुताबिक जुडिशल कमीशन ये तयन करेगा कि क्या मीर रज़ा अली केस की तहकीकात गैर जानिबदारी से और कानून के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही। जुडिशल कमीशन तहकीकात के किसी ऐसे पहलू या सबूत की निशानदही भी करेगा जिस पर मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। तीसरे TOR के मुताबिक जुडिशल कमीशन ये तयन भी करेगा कि क्या किसी पुलिस अफसर, मेडिको लीगल अफसर या किसी दूसरे सरकारी एहलकार ने इस केस में गफलत, फराई से कोताही, पेशावराना मिसकंडक्ट, सबूत छुपाने या सबूतों को मैनिपुलेट करने का इर्तिकाब तो नहीं किया या कोई गैर कानूनी इकदाम, जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी या कवर अप तो नहीं किया। चौथे TOR के मुताबिक जुडिशल कमीशन इस केस की मज़ीद तहकीकात, फॉरेंसिक एनालिसिस या कानूनी या महकमाना कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगा। महकमा दाखिला सिंध के खत के मुताबिक जुडिशल कमीशन को सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, जिनमें गवाहों को तलब करने, उनकी हाज़िरी यकीनी बनाने, उनसे हल्फ पर बयानात लेने और रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात तलब करने के सिविल कोर्ट के इख्तियारात भी शामिल है। खत के मुताबिक तमाम महकमे, एजेंसी, सरकारी एहलकार और अफराद जुडिशल कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और कमीशन को दरकार रिकॉर्ड, मालूमात और मुआवनत फराहम करेंगे। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर या तौसी की गई मुद्दत के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके सिफारिशात और फाइंडिंग्स के साथ हुकूमत सिंध को पेश करेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कायम किए गए जुडिशल कमीशन पर मीर रज़ा अली की फैमिली सख्त एतराज़ात उठा रही थी और जुडिशल कमीशन के बजाय JIT कायम करने का मुतालबा कर रही थी। इस हवाले से आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि 19 अगस्त को मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखकर कहा कि वज़ीर दाखिला और IG दोनों इस केस में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने खुद वज़ीर आला पर भी तकरीबन ऐसे ही शकुक व शुबहात का इजहार किया, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने मीटिंग बुलाई और मुनासिब समझा कि इस केस की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। 19 अगस्त को ऑल ऑफ अ सडन उनके वकील साहब एक ख़त लिखते हैं वज़ीर आला सिंध को। वकील साहब फरमाते हैं कि पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है, IG साहब मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं, वज़ीर दाखिला साहब मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं और तकरीबन कोई लगभग कोई इस तरह के शुकूक का इज़हार उन्होंने वज़ीर आला साहब के हवाले से भी किया। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि चूँकि आप सूबे के सरबराह हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं इंसाफ होगा और उन्होंने कुछ मुतालबात किए। ये ख़त वज़ीर आला साहब को मौसूल होता है और वज़ीर आला साहब 21 अगस्त को सुबह 11 बजे एक मीटिंग कॉल करते हैं, जिसके अंदर पुलिस की तफ्तीशी टीम है वो भी थी, IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, वज़ीर दाखिला और मैं भी था। वज़ीर आला सिंध ने खुद उसको चेयर किया। तो वज़ीर आला सिंध ने फिर ये मुनासिब समझा
कि इस मामले को अब हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए भेज देते हैं। इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो उन्होंने एप्पल को, मेटा को ख़त लिखा है, उसकी तफसीलात उनके पास आएंगी। वो जो 173 की रिपोर्ट जमा करानी है पुलिस को, जो कानूनी चाराजोई है मौत के हवाले से, वो चलती रहेगी। और ये जो 4 TORs हैं, इसकी रिपोर्ट मुआवनत करेगी मज़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि 9 अगस्त को जब हम मीर रज़ा अली के घर गए थे और उनसे जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन जब हम वापस गए तो उनकी वालदा ने मुझे मैसेज करके कहा कि फ़िलहाल हम पुलिस की नई तहकीकाती टीम से मुतमईन हैं, जुडिशल कमीशन ना बनाएं, इसलिए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का फैसला मौखर कर दिया था। 9 अगस्त की रात को वज़ीर दाखिला और मैं एडिशनल IG के साथ मरहूम के घर जाते हैं और उनके वालिद से, वालदा से मुलाकात करते हैं। उनको ये कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। वालदैन की मौजूदगी में उनसे गुफ्तगू होती है। वालदैन कहते हैं ठीक है, हम वहाँ से उठते हैं। रात को मुझे मरहूम की वालदा मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मुर्तज़ा भाई, अभी आप जुडिशल कमीशन तश्कील ना दें, और कहती हैं कि चूँकि नई आपने इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है DIG साहब की सरबराही में, तो हम मुतमईन हैं फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ से। मैंने सुबह वज़ीर आला सिंध से बात की और वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर दाखिला, दोनों ने कहा कि जैसे घर वाले कहते हैं उस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। हम अभी जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, और इस तरीके से हमने जुडिशल कमीशन बनाने के फ़ैसले को मौखर कर दिया। इससे पहले जब यह खबर सामने आई थी कि सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा अली केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है, तो मीर रज़ा अली की बहन ने वालदैन के साथ वीडियो पैगाम में कहा था कि हम जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले की मुखालफत करते हैं और चाहते हैं कि JIT के जरिए तहकीकात कराई जाएं। हमने 19 अगस्त को CM साहब को एक लेटर लिखा था, उनमें हमने PM को भी CC करवाया था, जिसपे हमने उनसे कुछ सवाल करे थे। उन सवाल के जवाब नहीं मिले गए हैं। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं? वी वॉन्ट मोर लॉ इन्फोर्समेंट एंड द इंटेल एजेंसी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वी वॉन्ट अ GIT एंड हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। मीर रज़ा अली की फैमिली के JIT बनाने के मुतालबे पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आज जवाब दिया कि मेरी मालूमात के मुताबिक JIT का प्रोविज़न सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में है, मामूल के क्रिमिनल केसेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। JIT का प्रोविज़न जो मेरी मालूमात है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में है। सिर्फ नॉर्मल जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर JIT का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अंदर 173 का चालान आता है और पुलिस ही काम करती है, और इदारे उसमें नहीं होते। या तो वो कह दें कि वो जज साहब की ज़ात पर उनको एतराज़ है। उसी हाई कोर्ट जिसमें उन्होंने अभी पिटिशन फाइल की है इंसाफ के लिए, उसी हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं, सीनियर जज हैं, उनके थ्रू तहकीकात कराई जा रही। आखिर में इंसाफ अदालत से मिलना है ना, तो अदालत ही तो कर रही है। तो जिस अदालत से इंसाफ मिलना है वही अदालत अगर उसको इंक्वायर करके अपने फैक्ट देगी, इसमें क्या कबाहत है? तो हम आज मीर रज़ा अली की फैमिली की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ और JIT से तहकीकात कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक मीर रज़ा अली की फैमिली की इस दरख्वास्त पर आज ही जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने चैम्बर में समाअत की और फरीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मीर रज़ा अली की फैमिली की दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस की तहकीकात और तफ्तीश के तरीक़ाकार पर सवालात उठाए। मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका भाई कौन ड्राइव कर रहा था। हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी वाइट ऑल्टे रुकी हैं। वो खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछे। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। आज ही कराची की मकामी अदालत में मीर रज़ा अली केस की समाअत मुकर्रर थी और पुलिस ने तफ्तीश के हवाले से रिपोर्ट जमा करानी थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक समाअत के दौरान मुद्दई के वकील ने सवाल उठा दिया कि तफ्तीशी अफसर बताएं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। इस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मीर रज़ा अली के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मजीद मोहलत मांग ली तो अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए तफ्तीशी अफसर को 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर। जिब्रान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिब्रान, अब जो बनाया गया है जुडिशल इंक्वायरी के लिए, उसमें ये कह रहे हैं वो कि जी पहले
हमने बनाया था जुडिशल कमीशन, हमने कहा, मगर फैमिली ने कहा कि नहीं जी, जो पुलिस तहकीक कर रही है, नई तफ्तीशी टीम है, उसे करने दें। फिर अब आपने जो ख़त लिखा था फैमिली की जानिब से वज़ीर आला को, उसमें जिसमें आपने आईजी पर, वज़ीर दाखिला पर, सब पर एतराज़ उठाया, तो इसलिए अब जुडिशल कमीशन बनाया गया है। जज इंक्वायरी कर लेगा, उनके मुताबिक ज़्यादा बेहतर होगा। साथ में JIT पर वो कह रहे हैं प्रोविज़न नहीं है लॉ में। शाहजेब, मैं सबसे पहले उस जुमले से शुरू करूंगा जो मेयर कराची साहब ने अदा किया और हमसे शायद मंसूब करने की कोशिश की, हमसे मुराद मुद्दई से, जो बहुत कंडेमेबल है। उनका जुमला था कि या तो ये कह दें कि उनको जज साहब की ज़ात से एतराज़ है। मैं बहुत वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ, तमाम तर जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, वो बहुत मोतबर हैं मुद्दई के लिए, मेरे मौक्किल के लिए, और हम किसी की भी ज़ात के हवाले से कोई मुतनाज़ा बात नहीं कर रहे हैं। एंड वी ट्रस्ट देम एंड देयर इंटेग्रिटी इंटायरली। मजीद ये मैं अब कहना चाहूँगा कि 3 बातें जो संजीदा थीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी तरफ मैं आता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें की गई। पहली बात की गई कि जी फैमिली हम पे ट्रस्ट करे, ये जुमला बोला गया। मैं पिछले 3 हफ्ते जो होता रहा, आपने उसकी रुदात सुना दी। मैं पिछले 3 दिन पे आ जाता हूँ। पिछले 3 दिन का अहवाल ये है कि जानते हुए कि मेडिकल के मुताबिक आखिरी 12 घंटे रजा के वो हैं जो वो मुग़विद था, किसी की कैद में था, इन्होंने उससे पहले के 12 घंटे दिखा के एक रील चलाई कि जी ये आखिरी 12 घंटे हैं रजा के, जब वो दोस्तों से मिल रहा था और मुलाकातें कर रहा था। यानी कि मेडिकल को आप अभी भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमें मीडिया से पता चला इतवार के रोज कि हफ्ते को फैसला हो गया जुडिशल कमीशन बनाने का, फैमिली को ट्रस्ट में नहीं लिया गया, आगाह नहीं किया गया। हमें मंडे को पता चला कि जी वो लेटर चीफ जस्टिस साहब को जा चुका है, हमें हुकूमत से पता नहीं चला। हमने इतवार की शाम राब्ता किया होम मिनिस्टर साहब से कि सर नोटिफिकेशन और TORs शेयर कर दीजिए, उन्होंने शेयर नहीं किए, जिसके नतीजे के अंदर हम मजबूर हुए कि हम एक CP फाइल करें और इस कमीशन के कयाम को और TORs को चैलेंज करें कि जब हमें बताया ही नहीं जा रहा कि क्यों कमीशन बन रहा है और किस लिए बन रहा है, और अगर ये नॉर्मल रूटीन के अंदर जो कानून होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, उसके मुनाफी कोई TOR है तो हम उसको चैलेंज कर सकें। तो हमने इसलिए आज एक पिटिशन भी फाइल की और उसके पूरे प्रोसेस के बाद दोपहर में मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें वो नोटिफिकेशन हासिल हुआ जिसके अंदर लिखा हुआ था जो 4 TORs आपने पढ़ के बता दिए। अब ट्रस्ट का तो जी ये आलम है कि हमें सब कुछ करने के बाद कहा जाता है कि हम पे ट्रस्ट करें, हमें पहले से इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाता। अब हम दूसरी बात करते हैं जुडिशल कमीशन की। उसके जब ये 4 TORs हैं और जो जुडिशल कमीशन का मामला है ये अब सब जुडिस है, जिस पे बहुत जिम्मेदारी से बात करने की जरूरत है। देखिए TORs जो हैं एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। जब आप 1969 के ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील देते हैं जुडिशल कमीशन तो उसके इख्तियारात क्या होंगे ये हुकूमत तय करती है, ये जज तय नहीं करता। ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है जिसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है, चूंकि देखना है कि जो इख्तियारात आप एक जुडिशल कमीशन को दे रहे हैं क्या वो उस कानून से रिकंसाइल कर सकते हैं जो 1969 का है, और क्या वो किसी और कानून के मुनाफी तो नहीं जैसे कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोई और स्पेशल क्रिमिनल लॉ हो। अब इसमें 4 TORs में से 3 TORs ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन को डिक्टेट या डायरेक्ट या क्यूरेट करने की बात करते हैं। ये इख्तियारात तो 190 के अंदर CRPC में उस मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जिसने चलान के ऊपर फैसला करना है। ये इख्तियारात 22A के अंदर जस्टिस ऑफ पीस के पास नहीं है। ये इख्तियारात हाई कोर्ट में 561A के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पावर्स हैं उसमें नहीं है। बड़े लिमिटेड स्कोप होता है हाउ मच यू कैन इंटरवीन इन एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। तो जो तीसरा पॉइंट है TOR का कि जी कौन से अफसर थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को खराब किया, एविडेंस को गायब किया, क्या वो हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई अफसर थे, उनका जायजा लिया जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो बात बिल्कुल समझ में आती है। जो बाकी 3 TORs हैं अब वो सब जुडिस है। अब देखिए ये पिटिशन अगर हमारे हक में तय होती है कि हमारा खदशा सही था कि जी आप ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को एक क्रिमिनल इंक्वायरी के मातहत नहीं कर सकते, तो वो बात अदालत वाज़े कर देगी। और अगर हम गलत हैं और कहती है कि जी हुकूमत की TORs बिल्कुल सही हैं, तब भी हमारे हक में फैसला है, क्योंकि फिर इस कमीशन को और इसकी इंक्वायरी को एक CP के तहत, एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत, एक जजमेंट के तहत कवर मिल जाएगा। यानी कि कल को ट्रायल के अंदर जो भी मुल्जिम इसमें पकड़े जाएं वो इस कमीशन ने क्या कार्रवाई की उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका भी उस वक्त राइट टू फेयर ट्रायल इन्वोक होगा। तो इसको पिटिशन को दिस वे डिसाइड हो या दैट वे डिसाइड हो, हम तो इसको लीगली देखेंगे कि हमारे लिए क्लैरिटी पैदा हो। क्योंकि और मगर आप लोग JIT का मुतालबा कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि बाद में भी अदालत ने फैसला करना है। तो अगर एक जज है तो ये अब मुर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ है। अब ज़ाहिर है हालांकि वरना कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन अलग है, फैसला करना अदालत का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना इदारों का काम है, पुलिस का काम है, मगर वो ये कह रहे हैं जब फैसला उन्होंने ही करना है, अगर है तो क्या मसला है इसमें?
अच्छा, मैं जेआईटी की तरफ से आता हूं। देखिए जी, उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर जो है वो जेआईटीज बनती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2017 के, 18 के, 19 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। खासतौर पे जो फेक बैंक अकाउंट्स केस था, जो कि वैसे एफआईए और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का था, मगर उसमें जेआईटी तश्कील दी 1843 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि जहां कॉम्प्लेक्स केसेस हों वहां पे आपको ये एक्सपर्ट्स और डिफरेंट इदारों की मदद लेनी चाहिए और इसकी जेआईटी बनाने की गुंजाइश है। और इसको एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो सिंध हाई कोर्ट का अपना है, उसने यूं तशरीह की कि जी 3 सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में मिलते हैं। पहला, कि टेररिज्म का केस हो, जिसकी तरफ मेयर साहब ने इशारा किया। दूसरा, ट्रांस प्रोविंशनल केस हो कि जी एक सूबे से जायद सूबे का नेटवर्क है, गैंग का, क्रिमिनल्स का जो केस में इन्वॉल्व है। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल सबोटाज हो। अब आज तक चूंकि पुलिस पता ही नहीं कर पाई कि कातिल कौन है, तो ये नहीं पता कि क्या कत्ल की वजह एक्सटॉर्शन या रैंसम थी, और अगर थी तो ये टेररिज्म का मुकदमा बन सकता है। हमें यह भी नहीं पता कि कातिल सिर्फ इसी शहर के हैं या किसी और प्रोविंस से भी ऑपरेट करते हैं, तो ये नेटवर्क कितना बड़ा, चूंकि पुलिस किसी का ताक़ुब भी आज तक नहीं कर पाई, ट्रेस ही नहीं कर पाई, तो वो भी एक सवालिया निशान है। मगर तीसरी चीज जो बहुत वाज़ेह है वो है इंस्टीट्यूशनल सबोटाज। देखिए, इंस्टीट्यूशनल सबोटाज ये नहीं है कि अब तक पुलिस नाकाम रही है कातिलों को ढूंढने में, इन्वेस्टिगेशन हैज फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। यहां पे मसला ये कि द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज द क्राइम सीन। जब सीसीटीवीज आया होती हैं, जब फोरेंसिक नहीं होता डिवाइसेस का, जब आप प्रॉपर से टाइमली जियो फेंसिंग और सीडीआर्स कलेक्ट नहीं करते हैं, जब आप सैंपल्स को 10 दिन अपने पास रखते हैं और लैब में जमा नहीं कराते हैं, जब आप सीजर्स मेमो सही नहीं बनाते और करप्ट होने देते हैं डेटा, जब आप वाकई होने के एफआईआर कटने के 16 दिन तक जो है 161 रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि रोज मुलाकात करते हैं मुद्दई से मगर उसका बयान रिकॉर्ड नहीं करते, तो आपने इंस्टीट्यूशनल सबोटाज किया है, जिसकी ओनरशिप ऑल द वे अप टू द हायरार्की ऑफ पुलिस आईजी साहब ने ली। चूंकि आपको याद होगा, एक्सह्यूमेशन से 2 दिन पहले आईजी साहब ने कहा था कि केस का खुलासा हो चुका, हम 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, ट्रेस हो चुका। यानी कि जो वो सुसाइड का नैरेटिव था वो आईजी साहब तक उन्होंने उसको एको किया। तो जहां पूरी पुलिस की हायरार्की एक इंस्टीट्यूशनल सबोटाज में इन्वॉल्व हो, वहां पे बहुत जरूरी है और बिल्कुल मुनासिब है कि दीगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनको शामिल किया जाए, तो इसकी नजीर मिलती है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी मिलती है। और मजीद ये देखिए कि देखें, पुलिस के पास महदूद वसाइल और जराए हैं, इंटेलिजेंस के भी, सर्वेलेंस के भी और बाकी चीजों की तहकीकात के भी। तो अगर आप इतने ही महदूद जराए देंगे, अगर आप मानते हैं और हम एग्री कर जाएं आपकी बात से कि नहीं जी बिल्कुल एक्टिव इन्वेस्टिगेशन को जो है डायरेक्ट कर सकती है जुडिशल कमीशन, तो फिर आप उस जुडिशल कमीशन को एम्पावर कीजिए ना। आप उनको वफाकी इदारों की भी सहूलियत दे दीजिए, उनके भी जो जराए हैं, उनके भी जो वसाइल हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वफाक की, उनके भी रिसोर्सेज और वसाइल और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस अगर मिलेगी जज साहब को, तो वो एम्पावर होगा। चूंकि सिर्फ किसी जज के कमीशन पे बैठ जाने से ये चीजें आपको मुहैया नहीं हो जाती। आपने सीसी जो है किसी भी वफाकी एजेंसी को नहीं किया, आपने लिख तो दिया एक जुमला कि जी ऑल एजेंसीज शुड कोऑपरेट विद इट, बट आप तो प्रोविंस हैं, आपका वफाकी एजेंसीज के ऊपर इख्तियार नहीं है, ना आपने सीसी में किसी ऐसी एजेंसी को रखा हुआ है, तो वो जुमला इस्तेमाल करने से वो नोटिफिकेशन अपने आप में मुकम्मल नहीं हो जाती। तो फिर क्या कबाहत है जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल सबोटाज, और जब आपने खुद माना कि जी हम जुडिशल कमीशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं जो कि ना वजीर दाखिला पे एतमाद है, ना आईजी पे एतमाद है, और आप उसको लेजिटिमेट मान रहे हैं कि हमने लेटर्स में ऐसी कुछ चीजें लिखी हैं जिसको आपने कहा कि बात सही है, तभी हम जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं, और आप अपने होम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तो फिर इस सबोटाज को जब आपने एडमिट कर दिया है, तो लेट अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आल्सो कम ऑन बोर्ड। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक दायरे के अंदर जो किसी कानून के मुनाफी ना हो, जुडिशल कमीशन अपना काम कर सकती है, और केस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इनरिच किया जा सकता है सारे रिसोर्स पूल के जरिए, कि जो अब तक 25 दिन तक हम क्लूलेस हैं, शायद हम किसी कातिल तक पहुंच जाएं इन तमाम एजेंसीज की क्या कहते हैं सर्विसेज हासिल करने के बाद। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर। इस हवाले से नाज़रीन को बताते चलें कि हमने मुर्ज़ा वाब साहब को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में तवील ताअत्तुल और कोई नतीजा खेज मुआहदा सामने न आने के बाद ईरान ने अमरीकी धमकियों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाबंदियों की अमरीकी धमकी को डेस्परेशन की अलामत करार देते हुए कहा है कि मुतवक्के नए इक़दामात भी ईरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुसलसल सालिसी करने वाले मुल्क पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा एक गैर मामूली दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं, और इस दौरे को मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये खबरें भी सामने आई हैं कि ईरान रवानगी से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू भी हुई थी। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया, और फिर दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुलाकात भी की। लेकिन अहम बात यह कि सिफारती कोशिशों के बावजूद अमरीका की धमकियां अब भी बरकरार हैं। आज एक बार फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने रिवायती जारहाना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर रहा है। आज अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा था
कि सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया है। ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी गई और इसके जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया है। अब हम जंग के आखिरी मरहले यानी एंड गेम में दाखिल हो रहे हैं और अमेरिका में सुबह होते ही मुआशी डी डे शुरू होगा, जो किसी मुखालिफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कार्रवाई होगी। स्कॉट बेसेंट ने मजीद लिखा कि और जो लोग ईरान की मुखालफत के ख़तरे से डरते हैं उन्हें अमेरिका की नाराज़गी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद उन तमाम मुआशी ज़राए को ख़त्म करना है जो ईरानी हुकूमत को सहारा देते हैं, यहाँ तक कि ईरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। स्कॉट बेसेंट के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक्स पर लिखा कि मिस्टर बेसेंट, आपकी बात समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म कर दी गई है, उसकी 100% फ़ौजी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी गई हैं और उसका जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया है, लेकिन इसी ईरान के ख़िलाफ़ तारीख़ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल माली कार्रवाई और तमाम अमरीकी इदारों इख्तियारात को मुतहर्रिक करना पड़ा। ये फतह है या अमेरिका की नाकामी का एतराफ़ है। जबकि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नौमुंतखब सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने मुमकिन सख्त मुआशी पाबंदियों पर अमेरिका के इत्तेहादियों को वार्निंग देते हुए एक्स पर लिखा कि अगर मुआशी जंग जारी रही तो तेल का एक कतरा भी बरामद नहीं होने दिया जाएगा, ना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए और ना ही खलीज फ़ारस में किसी और रास्ते से। ईरान अमेरिका की जानिब से ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ जारी मुआशी जंग में किसी भी मुल्क की शिरकत या हिमायत को जंगी इक़दाम समझेगा। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के साथ जंग के ख़ात्मे और मुआहदे के हवाले से ईरान के अंदर इख्तलाफात भी बज़ाहिर वाज़े हो रहे हैं। जुम्मे को एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वक्त पर जंग ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया था और कहा था कि बेहतर है कि आज ही जंग को ख़त्म कर दिया जाए कि जब हम मजबूती और वक़ार की पोजीशन में हैं। मगर आज ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी कौम आने वाली नस्लों तक लड़ने के लिए तैयार है ताकि दुश्मनों और बैरूनी ताकतों को अपने मुल्क को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करने से रोका जा सके। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अमीर हातमी ने पीर को मशहद में एक तकरीब के दौरान कहा कि हम अगली 10 या 20 नस्लों तक भी लड़ेंगे और ईरान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ताकत का इस्तेमाल ही दुश्मन को यह समझाने का वाहिद रास्ता है कि वो जो चाहे नहीं कर सकता। जबकि आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की जानिब से जंग को इस वक्त ख़त्म करने के बयान के हवाले से सवाल के जवाब में इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हम हमला आवर के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे क्योंकि ईरान ने जंग शुरू नहीं की और जाहिर है कि जारियत करने वाले को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और हम जंग को जारियत करने वाले की शराइत पर ख़त्म नहीं होने देंगे। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि सदर मसूद पेज़ेशकियान कई बार वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरानी अवाम अपने दुश्मनों के दबाव या तसल्लुत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। इस मौके पर इस्माइल बक़ाई से इन खबरों के बारे में भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाले 3 मुल्क की दिफाई इत्तेहाद में ईरान को भी शामिल होने की पेशकश की गई थी, जिसकी तरदीद करते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हमें इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता दावत मौसूल नहीं हुई। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुजव्वज़ा इलाक़ाई सिक्योरिटी मुआहदे में शामिल होने की कोई बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। ताहम इलाक़ाई ममालिक ने ईरान के साथ बातचीत में इलाक़ाई सिक्योरिटी के वसीतर मामले पर गुफ्तगू की है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि हमारे पास ये सोचने की कोई वजह नहीं कि जिस मुआहदे में 3 इस्लामी ममालिक और 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक शामिल हों वो ईरानियों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब तक इलाक़ाई ममालिक की जानिब से सामने आने वाली तजावीज़ में ख़ित्ते के इज्तिमाई सलामती के मामलात पर बातचीत और मुशावरत पर तवज्जो दी गई है। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई और आर्मी चीफ के हालिया दौरे से क्या उम्मीदें मुतवक्के हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज़ सैयद साहब, एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला गए हैं ईरान। क्या कोई तवक्को है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू हो सके? क्योंकि पहले ब्रेक थ्रू हुआ और उसके बाद हालात ख़राब ही होते नज़र आए, जंग नहीं छिड़ी मगर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद, दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेड। बहुत शुक्रिया शाहजेब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वक्त अमेरिका डेस्परेट है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ अमन हो। ईरान की तरफ से भी अमन की ख्वाहिश है, लेकिन ईरान ने 3-4 जो डिमांड्स हैं वो बड़ी क्लियर कर रखी हैं। ईरान कहता है कि ब्लॉकेड अमेरिका ख़त्म करे। दूसरे नंबर पे ईरान कहता है कि जो वेवर तेल बेचने के वाले से ईरान को दिया गया था, अमेरिका को फौरी तौर पे बहाल करे। तीसरे नंबर पे जो बर्गन स्टॉक में बात तय पाई थी कि ईरान के जो एसेट्स हैं उनको डी फ्रीज करने के हवाले से टेंजिबल और वाज़ेह इक़दाम अमेरिका की तरफ से करे। और नंबर 4 जो ईरान है वो डिमांड करता है गारंटी कि इस बात की गारंटी क्या है कि अमेरिका दोबारा मायदा नहीं तोड़ेगा। और फिर जब वो गारंटी के हवाले से बात करते हैं
तो पूरी एक तारीख को वो गिनवाते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वहां पर गए हैं, ये ईरान को फ्लेक्सिबल करने का पैगाम लेकर गए हैं कि ईरान नरमी दिखाए और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा जो है वो शुरू हो जाएं। आज उनकी मुलाकातें अब तक बाकिर कालिबाफ से हो चुकी हैं, उनके वजीर खारजा से हो चुकी है, लेकिन आज रात हमें बताया गया है कि वहां पर जो मुज़ाकरात होंगे वो सीक्रेट रखे जाएंगे, सिर्फ मुतल्लिका शख्सियात ही वहां पर मौजूद होंगी। कल सुबह के बाद पब्लिक मीटिंग्स होंगी और तो ये की जा रही है कि आज रात की जो मीटिंग्स हैं उनमें जो पाकिस्तान की तरफ से जो मेडिएशन है वो जो जारी थी उसके ऊपर कुछ टेंजिबल बातें की जाएंगी अमेरिका के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से भी राब्ते में है और हुकूमत इस हवाले से कोई ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं कर रही, लेकिन बाज इतलात हैं अमेरिका से भी और पाकिस्तान से भी कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने वाशिंगटन में भी बात की है और वाशिंगटन में उनकी सिर्फ जो अहम शख्सियात हैं, दीगर अहम ओहदेदार हैं, उनसे ही बात नहीं हुई, बल्कि बराह रास्त अमरीकी सदर ट्रंप से भी बात हुई है। जेडी वैंस का नाम भी लिया जाता है और अमरीकी सदर ट्रंप का नाम भी लिया जाता है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनसे राब्ते में है। लेकिन शाहजेब इसमें एक अहम पहलू वो बताने का बड़ा जरूरी है। हाल ही में मेरी इस रीजन के एक अहम मुल्क के कुछ सफारतकारों से मुलाकातें हुई थी, वो बता रहे थे कि जो बज़ाहिर तासुर ये है कि जो MOU इस्लामाबाद में हुआ था वो इनएक्टिव हो चुका है, लेकिन वो बताते हैं कि टेक्निकल लेवल के ऊपर वो जो MOU है वो अभी तक कायम है और अगले मुज़ाकरात जो भी कोई शुरू होंगे वो उसी सतह से शुरू होंगे जहां पर वो खत्म हो गए थे। और आपको याद है वो एक ब्रेक आई थी और एक तय हुआ था कि 60 दिन के बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो ये कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि जहां से डोर टूटी थी वहीं से दोबारा उसका आगाज किया जाए, मुज़ाकरात का दोबारा आगाज किया जाए। बहुत शुक्रिया सैयद। अब देखते हैं कि ईरान की डिमांड्स मानी जाती हैं या नहीं और जवाब में ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार होता है या नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सियासी मामलात में कुछ डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के हवाले से हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। हुकूमत ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्मनामे पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म पर अमल ना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमती दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो चुका है, लेकिन दोनों ही दरख्वास्तें अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल और ओवैस अल्ताफ़ की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तो फ़रीक बनाया गया है, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़रीक नहीं बनाया गया। जिस पर आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान से सवाल हुआ तो उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकातों की तस्दीक तो कर दी, मगर सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। आपकी एक मुलाकात के हवाले से बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पहले मोहसिन नकवी साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान का हेल्थ इशू डिस्कस हुआ? हमारी आने नाब मुलाकातें होती रही है, लेकिन मुलाकातों का तफसील नहीं दे सकता। लेकिन देखो, हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल है, हम कोई सियासत नहीं करते, बड़ा सिंपल कह रहे हैं कि खाद साहब की सेहत पे लाइटली ना लो। किसने पार्टी होना है, ये वकला का काम है, वकला किसको पार्टी बनाए किसको ना बनाए। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ बुनेर में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट पर सबसे ज़्यादा तनकीद में करता था, लेकिन पंजाब में जो लोग मुसल्लत हैं उन्होंने अदलिया के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका। इस मौजूदा हुकूमत में जिसका सरबराह नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, अडियाला जेल पंजाब में आता है। क्योंकि सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे मैं करता था। इन इस दफा तो जाली तरीके से पंजाब पर भी मुसल्लत है। इन्होंने अदलिया के हुक्म जजिस की ऑर्डर को रद्द की टोकरी में फेंका।
जबकि इस हवाले से आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर साहब से बात करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि कानूनी तौर पर अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की हद तक वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। मोहसिन नकवी को फरीक ना बनाना उस्मा खान और उनके वकील का आपस का मामला है। वकील उज़ैर भंडारी का कहना है कि अगर हमें मोहसिन नकवी के हवाले से कोई सबूत मिला तो उन्हें फरीक बनाया जा सकता है। कानूनी तौर पे अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। पंजाब के जो अहदेदारान हैं उनका एक फ़र्ज़ बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल भेजें, लेकिन शिफा इंटरनेशनल जो है वो इस्लामाबाद में वाक़ है। तो उस हद तक वफाकी हुकूमत के वो लोग जो ज़मीन पर उस वक्त मौजूद थे और जिनके अहकामात के तहत खान साहब को शिफा की बजाय पिम्स जाया गया, वो तमाम जिम्मेदार हैं। ये डॉक्टर उज़्मा खान और उनके वकील उज़ैर भंडारी साहब का आपस का मामला है। मैंने ज़रूर बात की थी उज़ैर भंडारी साहब से, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफेशनल फ़ैसला है मैं किसको पार्टी बनाऊं किसको ना बनाऊं, और उनका ये कहना था कि कल हमें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अगर कोई सबूत मिलता है तो मैं उनको भी पार्टी बना सकता हूं। आज मेरे पास सबूत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बना रहा। कुछ बातें मैंने उन तक पहुँचाई, हमारे कुछ लीडरान के कुछ खदशात थे, कुछ उनकी ख्वाहिशात थी कि फ़लाँ को बनाएं फ़लाँ को ना बनाएं। उन्होंने जवाब में कहा कि डॉक्टर उज़्मा अगर मुझे कहेंगी कि ये बनाना है इस शख्स को और उस शख्स को नहीं बनाना तो वो दूसरी बात है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी मुत्तहदा अपोजिशन के तौर पर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इस हवाले से आज दोनों जमातों का इजलास भी हुआ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि फ़िलहाल हमारा मुत्तहदा अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। हमारी पहले भी ख्वाहिश थी और अब भी है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मजबूत अपोजिशन और मजबूत हिकमत अमली ना होने का फ़ायदा उठा रही है। इसके लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाया है। अपोजिशन इत्तेहाद असेंबली के अंदर ही होगा। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि और अभी भी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में, और जो भी कुछ हम करें तो सारे पार्टीज मिल के अलायंस के तौर पर मुल्क के लिए करें ताकि मिनिमम एजेंडा पे हम हो। फिलहाल हमारा जॉइंट अपोजिशन है, ये असेंबली के फ्लोर के अंदर तक जो भी कानून साजी हो रही है उसके हद तक अलायंस नहीं है। मैंने कहा कि आगे चलना चाहिए, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है। जिस तरह कानून साजी हुकूमत कर रही है तो इसका फायदा उठा रही है कि अपोजिशन जो है वो मुश्तरक हिकमत अमली नहीं है। अपोजिशन असेंबली के अंदर ही हो गया बाहर के काम। हमारे साथ वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब सुहेल आफरीदी का है, ज़ाहिर है मैं एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करता हूँ, बट ये जो कुछ हुआ है, जो अदलिया की हुकूमतूली हुई है और रद्दी की टोकरी में फेंका है वो पंजाब हुकूमत ने फेंका है। मोहसिन नकवी का नाम नहीं है, हालांकि वज़ीर कानून, वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला का नाम है, वज़ीर दाखिला का नाम उनकी शिकायत में शामिल नहीं है। क्या आपका खदशा बढ़ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अडियाला जेल के हवाले से बता दूं कि अडियाला जेल में न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद के भी कैदी जो हैं वो मुक़य्यद हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारी इस्लामाबाद की अपनी जेल जो है वो नहीं थी। हमारी जेल अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद इस्लामाबाद के कैदी इस्लामाबाद की जेल में जाएंगे। लिहाजा इस्लामाबाद के जो कैदी हैं उन पर जुरिस्डिक्शन फेडरल गवर्नमेंट की होती है, पंजाब गवर्नमेंट की नहीं होती। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये फ़ैसला सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं किया कि इमरान खान का इलाज कहाँ पे होना है। जब इमरान खान साहब रास्ते में थे तो जो सूरत हाल यहाँ शिफा हॉस्पिटल के बाहर पैदा हुई, लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की, तो ये एक मैनेजमेंट का फ़ैसला था, हमारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला था कि यहाँ उनको लाना किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है उनकी सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए पिम्स में और डॉक्टर्स की टीम को वो तो डॉक्टर साहब उसमें तो वो तो हो गया, PTI ने क्रिटिसाइज कर दिया, आप लोगों ने अपना डिफेंस दे दिया, मगर मोहसिन नकवी साहब को सेक्रेटरी दाखिला तो शामिल हो, मोहसिन नकवी ना हो, इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात सब हों, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो फैसला था जिन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाअहल करार दे दिया गया था और उनकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी चली गई थी, उसका हवाला जब दे रहे हो वकील, तो वज़ीर आज़म को ख़तरा है और क्या आपको कोई खदशा है? ये सवाल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह तो बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का नाम सिर्फ एक आप ये कहें कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी तौर पे कुछ खबरें बनाने के लिए डाला है, वरना ये एक इंतज़ामी फ़ैसला है। अगर ये कोई पॉलिसी डिसीजन होता, कोई कैबिनेट का डिसीजन होता, तो देन आप कह सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे कुछ लेना देना बनता है। ये प्योरली इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला था, और इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन बराह रास्त ना तो प्राइम मिनिस्टर को लम्हा बलामा सूरत हाल से आगाह रखती है, जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट होती है, और ना उनसे डायरेक्शन लेती है।
लिहाजा डॉक्टर साहब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मोहसिन नकवी का नाम निकालने से कैसे होती है? क्योंकि अपने जो लोग हैं, अब तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ उठ रही है, तनकीद हो रही है कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों निकाला। सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं ये तो काम आप लोगों का है, पंजाब हुकूमत का है। इस्टेब्लिशमेंट पे मैं वैसे बहुत तनकीद करता हूँ, तो ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या रास्ता निकाल रहे हो? नहीं, देखिए, वो चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानात हैं चीज़ों को ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सलमान अकबर राजा साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हें पता है अच्छे तरीके से कि जो इस्लामाबाद के कैदी अडियाला जेल में है उसका पंजाब गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना जुरिस्डिक्शन फेडरल गवर्नमेंट की होती है और यहाँ पे जो फैसला किया गया वो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का था, उससे भी पंजाब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। अब उन्होंने क्यों नहीं नाम डाला वज़ीर दाखिला का, इसका जवाब तो वो ख़ुद दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट का डिसीजन लिया गया इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, देखिए ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी सेहत का इलाज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना और उसे फूल प्रूफ बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सारे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हैं, लेकिन उसके वो हिस्से जिनके ऊपर अमल दरामद हो चुका है, इमरान खान साहब को लाना, मेडिकल बोर्ड, उसका क़याम, उनका मुआयना, उनकी बहन का मौजूद होना, ये सारी बातें जो मुकम्मल हुई हैं इसके हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही। सिर्फ जो मकाम तब्दील हुआ है उनके मुआयने का, जो कि शिफा से पिम्स हुआ है, उसके ऊपर ऐसे शब्दोमत से बात हो रही है कि जैसे यकसर हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। मगर डॉक्टर साहब, आपने एक मौका दिया ना इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने का भी, साथ में जो 27 सितंबर को उनका एहतजाज होने जा रहा है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप उसकी पासदारी कर लेते, शिफा ले जाते। अगर आप पिम्स में थे तो डॉक्टर फैसल सुल्तान को शिफा से ले जाते, 3 घंटे उनको वहाँ इंतजार कराया। आपने मौका नहीं दिया 27 सितंबर के एहतजाज को हवा देने का, अपोजिशन को मजीद एक्टिव होने का। वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता, मगर आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उस हुक्म को नहीं माना। शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग गैर मामूली अक्ल व दानिश के हामिल ना हों, लेकिन इतनी अक्ल और इतना फ़हम ज़रूर रखते हैं कि हमें पता था कि इमरान खान अगर शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके बाद मीडिया के ऊपर एक शोर व गोगा और गुल मचेगा, जो कि मचा हुआ है। और ये सारी बातें हम बिल्कुल आसानी से अवॉइड कर सकते थे अगर हम उन्हें शिफा ले जाते और हालात वहाँ पे इस काबिल होते कि हम उन्हें शिफा लेके जाते। अगर वहाँ पे हालात ऐसे थे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही थी तो मैं समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रा भी वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता कि हमने जानबूझ के कोई ऐसी बात की है। 4-5 हज़ार वहाँ पे मरीजों समेत लोग मौजूद हैं। उनके तो फिर सारे टेस्ट भी नहीं हो सके ना, अगर ये बात थी। और क्योंकि आप खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि अदालत के कहने पे नहीं, हम तो पहले भी ले जा चुके हैं उनके मुताबिक बार। जब आप लोग ये कहते हैं उनकी आँख के इलाज के लिए तो उसके अगले दिन ले जाते, क्योंकि उनके सारे टेस्ट भी नहीं हो सके, सारे टेस्ट हो जाते। देखिए, मेडिकल बोर्ड ने अगर उनके कोई टेस्ट जो उन्होंने तजवीज़ किए उनमें से कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था कि जिसकी सहूलत शिफा हॉस्पिटल, जिसकी सहूलत पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद ना हो। अब मीडिया या सोशल मीडिया अगर कोई टेस्ट तजवीज़ कर रहा है तो ये उनका मैंडेट नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है कि वो ये कहे कि इमरान खान का फ़लाँ टेस्ट हो जी और इमरान खान साहब का फ़लाँ टेस्ट ना हो। ये सारी बातें जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं ये सारे मफरूज़े हैं। मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल अपनी तसल्ली की है। और शाहजेब साहब, मैंने आपको दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि हम बिल्कुल इमरान खान की सेहत के हवाले से ज़ीरो कंप्रोमाइज़ और ज़ीरो टॉलरेंस है। और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता उन्हें ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुँच जाती है और पता ये चलता है जनाब कि उनके इलाज में ताख़ीर हुई, तो क्या ये बात हम अफोर्ड कर सकते हैं? यानी सारी आगे रेस्ट ऑफ द लाइफ ये स्टिग्मा होगा जो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी लीडरशिप पे होगा, हमारे ऊपर होगा। ये स्टिग्मा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब और तो फिर ये जो कुछ हो रहा है सेहत के ऊपर किसी ने कंप्रोमाइज़ किया है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन के इस्टेब्लिशमेंट के पर नहीं, वो आप पर तनकीद की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का नाम ना होना, आपको कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा है सारी की सारी सूरत हाल में? कोई कंटेम्प्ट का कोई ऐसा मामला, वज़ीर आज़म की कुर्सी को ख़तरा होना, इस निज़ाम को, आपकी हुकूमत को ख़तरा होना? जी, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल हुकूमत जो है बड़े एहसन तरीके से अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है, देती रहेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
और ये जो अफवाह साजी का एक बाज़ार गर्म हो जाता है, हर हुकूमत के 2, 2.5, 3 साल मुकम्मल होने के बाद ये वो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल तसल्ली है और हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया और तारीफ मौक़िफ़ आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।